उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो भू कानून यहाँ के लिए एक बेहद अहम मुद्दा है। साथ ही साथ यहाँ के पहाड़ों और नदियों को बचाने के लिए एक कवायद भी है। उत्तराखंड के लोग सदियों से इन पहाड़ों पे रहते आए हैं, यहाँ की पूजा करते आए हैं। इनकी नदियों से एक सदियों पुराना रिश्ता भी है यहाँ लोगों का। अब ये डर सताने लगा है कि यदि बाहर से लोग यहाँ पे आने लगे और इलीगल कंस्ट्रक्शन अगर बढ़ेगा तो पहाड़ों को नुकसान होगा। और ये सब हम जोशीमठ में देख भी चुके हैं। केंद्रीय हिमालय जहाँ पे उत्तराखंड बसा हुआ है, अगर पर्यावरण के दृष्टि से देखें, वह यदि संवेदनशील इलाका है। तो इस पहाड़ के साथ बुरा होने का खतरा हर साल बना रहता है। हम आपदा देखते भी हैं, बरसात के महीने में हर साल आपदा आती है। इन्हीं सब के बीच भू कानून की मांग बहुत तेजी से स्थानीय लोग उठा रहे हैं ताकि पहाड़ों को और स्थानीय लोगों की भूमि को बचाया जा सके। उत्तराखंड एकता मंच इस मामले में काफी समय से काम करता आ रहा है और इसी को लेकर आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड एकता मंच की कोर कमेटी के मेंबर निशांत रौथान जी। रौथान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो रौथान जी, पहले तो मेरा सवाल यही रहेगा कि भू कानून, जो लोग नहीं जानते हैं, क्या है भू कानून, क्यों मांग उठ रही है उत्तराखंड में भू कानून को लेकर बात? जी, इस पे अगर बिल्कुल अब इसकी गंभीरता में जाए या फिर इसके मूल कारण में जाए तो उत्तराखंड के जो लोग हैं उनको ये लगता है कि अगर बहुत सारे लोग अगर दूसरे राज्यों से आके उत्तराखंड में बस जाएंगे तो एक तो हिमालय में इतनी क्षमता है ही नहीं कि वो बहुत सारे लोगों को संभाल पाए। भाई हिमालय तो शिव शिव भगवान की जगह है ना, और शिव भगवान हमेशा अकेले में रहना पसंद करते हैं ना, वो भीड़ भाड़ में पसंद नहीं करते। तो हिमालय बना ही इसलिए है कि वहाँ कम लोग रहे। हिमालय कभी भी ऐसे नहीं रहा कि लाखों लोग उधर रहे, बहुत बड़ी बिल्डिंग ऐसी रहे, वो ऐसा कभी नहीं हुआ। तो हिमालय बना ही इस चीज के लिए कि उधर कम ही लोग रहे, और दूसरा वो लोग रहे जो उस माहौल में जीना चाहते हैं। जैसे अगर मान लो कोई व्यक्ति अगर मुंबई में रहता है तो उसकी जीवन शैली बिल्कुल अलग होगी। अगर मुंबई में आपने कहीं जाना है, इवन दिल्ली में देखोगा आपने 2 किलोमीटर दूर भी जाना है तो आप रिक्शा करते हो या आप बाइक में जाते हो या आप कार में जाते हो। उत्तराखंड में अगर किसी को 2.5 किलोमीटर भी जा रहा है पहाड़ों तो पैदल जाता है। तो एक ये जीवन शैली है। तो उनकी वो जो सोच है कि पहली बात तो बहुत ज्यादा लोग पहाड़ में बस पाए ऐसा संभव ही नहीं है, बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन पहाड़ में हो, हिमालय में हो, ऐसा संभव ही नहीं है। तीसरा उनका डर है कि अगर बाहर के लोग पहाड़ में बस गए बहुत ज्यादा तो यहाँ की संस्कृति को नुकसान होगा। मैं आप सीधा उदाहरण आपको देता हूँ दिल्ली का। दिल्ली में अगर एक सुनसान जगह है तो कोई महिला दिन में भी वहां से नहीं गुजर सकती। और कई उदाहरण ऐसे हैं, इवन द्वारका में एक बार एक घटना घट गई थी कि एक जो पुरुष है वो कई महिलाओं को परेशान करता था, और बाद में पता चला वो पुरुष खुद दिल्ली पुलिस का ही था व्यक्ति। तो अब समझो कि जबकि दिल्ली में कितनी सारी पुलिस है, कितने सारे सीसीटीवी कैमरा है, उसके बावजूद भी कोई महिला दिन में नहीं गुजर सकती सुनसान इलाके में। लेकिन दूसरी तरफ पहाड़ में अभी भी महिलाएं जंगल में अकेली ही जाती हैं, और कई कई किलोमीटर तक कोई व्यक्ति नहीं होता, लेकिन फिर भी महिला स्वतंत्र होकर जी सकती है। लेकिन अगर वैसे ही जो माहौल दिल्ली में भीड़ भाड़ है वही माहौल अगर उत्तराखंड में हो गया तो गारंटी मानिए कोई भी पहाड़ी महिला अकेले घर से बाहर नहीं निकलता है। तो मूल कारण ये है, मतलब ऐसे नहीं कि उत्तराखंड के लोग ये चाहते हैं कि भाई बाहर के लोग ना बसे, वो खाली डर उनका ये है कि हमारी संस्कृति को नुकसान न पहुंचे और हमारे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। और ये बात सिर्फ उत्तराखंड में नहीं, ये बात आपको सिक्किम में मिलेगी, नागालैंड में मिलेगी, मणिपुर में मिलेगी, लद्दाख में मिलेगी, कश्मीर में मिलेगी। सभी पहाड़ी राज्यों में ऐसी भावना आपको मिलेगी। और ये जो थॉट प्रोसेस है ये आपको सारे हिमालय राज्यों में सभी इलाकों में जहाँ पे ट्राइबल लोग रहते हैं, ये जो सोच होती है ट्राइबल सोच होती है। आपको उदाहरण मैं बताता हूँ। कभी आपने सुना है कि गुड़गांव का आदमी कहता है कि बाहर का आदमी मेरे यहाँ जमीन ना खरीदे? कभी आपने सुना है कि नोएडा का आदमी कहता है मेरे यहाँ कोई जमीन ना खरीदे? कभी आपने सुना है यूपी का आदमी कहता है कि कोई मेरे यहाँ जमीन ना खरीदे? बल्कि वो कहते हैं और लोग मेरे यहाँ जमीन खरीदे ताकि मेरे भाव बढ़े, मेरी जमीन के रेट बढ़े। सिर्फ पहाड़ में रहने वाले लोग जो ट्राइबल लोग हैं उनकी ही सोच ये होती है कि बाहर के लोग हमारे यहाँ पे ना बसे। तो जो एक थॉट प्रोसेस है उत्तराखंड का वो एक ट्राइबल एरिया है कि वो अपने माहौल में रहना चाहते हैं, अपने संस्कृति में रहना चाहते हैं और उसके द्वारा पर्यावरण को सुरक्षित करना चाहते हैं। तो ये जो मूल कारण वो ये है। और एक बहुत मजेदार मैं बात आपको बताता हूँ। 1972 में जब चिपको मूवमेंट हुआ था, चिपको आंदोलन हुआ था, तो 3 प्रसिद्ध नारे थे उनके नारे थे। पहला कि ये जंगल मेरा मायका है, कोई मुझे इससे बाहर नहीं कर सकता। दूसरा उनका नारा था वन जागे वनवासी जागे।
तीसरा उनका नारा था जंगल से रोजगार पाना वनवासियों का अधिकार है। तो ये 3 प्रसिद्ध नारे थे। अब दिक्कत बस ये हो रही है कि थॉट प्रोसेस तो ये है, अब उत्तराखंड में बहुत सारे युवा भू कानून की बात कर रहे हैं, और बहुत सारे जब भी आप नारे सुनेंगे तो उसमें लिखा होता है वो नदी जंगल जल जंगल जमीन हमारे धौस तुम्हारी नहीं चलेगी। आप जगह पे जगह जाओ, दिल्ली में कोई बैठा है, कोई गांव में बैठा है, कोई पौड़ी में बैठा है, कोई अल्मोड़ा में बैठा है, कोई देहरादून में बैठा है, सब ये कहते हैं कि अगर भू कानून लग जाएगा तो जल जंगल जमीन पे हमारा अधिकार हो जाएगा, और वो सब नारे में कहते हैं। दिक्कत ये है कि हम सोच कुछ रहे हैं और मांग कुछ रहे हैं। जैसे अगर मुझे भूख लगी है और मैं कहूं कि मुझे कोल्ड ड्रिंक दे दो, उससे मेरी भूख मिट जाएगी, वो संभव नहीं है। दिक्कत क्या है कि हम क्या डिमांड कर रहे हैं कि हमें सशक्त भू कानून दे दो, हिमाचल जैसा भू कानून दे दो। अगर हमें हिमाचल जैसा भू कानून मिल गया तो क्या होगा कि उत्तराखंड के 4% हिस्सा जो कृषि है उस पे उत्तराखंड के लोगों का अधिकार हो जाएगा, सिर्फ 4% भूमि पे। क्योंकि भू कानून हिमाचल वाला जो भू कानून है वो सिर्फ कृषि भूमि पे ही लगता है और कहीं नहीं लगता। 85% हिस्सा आपका नदी और जंगल है, वो वन विभाग का कब्जा है और रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब मजेदार बात क्या है कि मान लो भू कानून लग भी गया हिमाचल वाला, तो 90% उत्तराखंडियों के पास सिर्फ 1 या 2 खेत हैं, उससे ज्यादा खेत है नहीं, और वो क्यारी नुमा खेत जिसे बोलते हैं उससे ज्यादा खेत नहीं है। अब भारत सरकार कहती है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसके पास 1 एकड़ से कम जमीन है, और मतलब कोई व्यक्ति ऐसा है जो इतना उसके खेत में इतना कम अनाज हो पा रहा है कि वो उसको भी साल भर अपने लिए भी नहीं हुआ पा रहा, तो वो भूमिहीन किसान की श्रेणी में आता है। अब ये समझिए कि 1 एकड़ में लगभग कितने, लगभग 40 नाली के आसपास होती है, ठीक है। अब समझिए 90% लोग ऐसे हैं पहाड़ में जिनके पास 40 नाली जमीन नहीं है, तो इसका मतलब वो भूमिहीन किसान है सरकार की नजरों में। तो बहुत मजेदार बात है कि हम भूमिहीन किसान डिमांड करें कि कृषि बचाओ। तो भू कानून को लेकर जो बात हो रही थी, पहले तो बात सीलिंग को लेकर ही उठ रही थी, क्योंकि अभी भी क्या, अगर हम 2020 के हिसाब से देखें तो 6.4 लाख हेक्टेयर लैंड कृषि का है, जो ज्यादातर लैंड जिसमें से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको ऑक्शन कर रहा है बाहर के उद्योगपतियों को, बाहर के लोगों को, और गांव वासियों के साथ बिना मिले बिना समझे उन्हें बात करके बाहर के लोगों को वो लैंड दे रहा है। तो सीलिंग की जो बात हो रही है, वो सीलिंग की बात क्यों हट गई है? क्योंकि अगर हम सीलिंग नहीं लगाते हैं तो कहीं ना कहीं ये होगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फ्री होगा ये भूमि बाहर के लोगों को बेचने के लिए। हाँ, नहीं आपने ये सही कही, यही हो रहा है। इवन सबको मजेदार बात मैं आपको बताऊं कि हिमाचल का कानून ये नहीं है कि बाहर का बंदा जमीन नहीं खरीद सकता। हिमाचल का कानून ये है कि बाहर का बंदा सरकार की मर्जी के बिना जमीन नहीं खरीद सकता जी। तो लेकिन उत्तराखंड में तो सरकारी प्रॉपर्टी डीलर है जी जी। अगर मतलब उत्तराखंड में ये कानून आ गया तो सरकार के तो और मजे हैं कि पहले जो खरीद फरोख्त में जो पैसा कम पहुंचता था अब वो ज्यादा पहुंचेगा, क्योंकि अब उसी व्यक्ति ने साइन करने जो सरकार में बैठा हुआ है, तो चाहेंगे कि हिमाचल जैसा भू कानून आए ताकि हम प्रॉपर्टी डीलर के काम और तेजी से हो सके। क्योंकि किसी भी बड़े उद्योगपति की जमीन खरीदनी होगी तो वो डायरेक्ट किसानों से ना खरीद के उसे पहले सरकार को फाइल लगानी पड़ेगी कि मैं इन किसानों पे तो जमीन खरीद रहा हूँ। तो देखिए इससे फायदा किसको होने वाला है। और आप हिमाचल में भी चलिए, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो बहुत सारे लोगों को अभी पिछले 2 साल के अंदर ही बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी जमीन खरीदी हुई है, हिमाचल में भी खरीदी है। और आपने सोनम वांगचुक का एक वो सुना होगा इंटरव्यू, और कई जगह वो कहते हैं, जो भी वो रैली करते हैं वो कहते हैं हम लद्दाख को हिमाचल और उत्तराखंड नहीं बनने देंगे जी। और ये 5 दिनों की घोषणा भी की गई है वहां पे। पूरे देश, अब सोचो पूरे सारे हिमालय राज्य वो ये कहते हैं कि हम हिमाचल उत्तराखंड अपने राज्यों को नहीं बनने देंगे, और हम कह रहे हैं कि हमें हिमाचल जैसा बनना है। आप ये देखिए सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड जो आते हैं वो हिमाचल उत्तराखंड में आते हैं, सबसे ज्यादा आपदा आती है जो हिमाचल उत्तराखंड में आती है। आपने सिक्किम में बहुत कम सुना होगा, लद्दाख में बहुत कम सुना होगा, मणिपुर में बहुत कम सुना होगा। वो सिर्फ यही कारण है कि उसकी जो खरीद फरोख्त हो रही है जंगलों की, जमीनों की, उसके कारण से हो रहा है। तो इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि जो कानून आपके
ये सिक्किम में लगा हुआ है, मणिपुर में लगा है, नागालैंड में लगा हुआ है, इवन आपके हिमाचल के लाहौल स्पीति जिले में लगा हुआ है। हम वही कानून मांग रहे हैं, इसलिए हम फिफ्थ शेड्यूल की बात कर रहे हैं। क्योंकि ये भी है कि उत्तराखंड भी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा मैं एक बात बताता हूँ, एक हमारे साथी ने बड़ी अच्छी बात हमें बोली थी। उसने कहा कि आप दिल्ली में बैठे हो, दिल्ली में आपका 50 गज का मकान है, और कोई कहे कि भाई इस 50 गज का जमान हम ये प्लॉट किसी को नहीं खरीदेंगे, तो कह रहा है आप उसका सर फोड़ने आओगे कि भाई मेरा प्लॉट है, मैं नहीं बेचने, मेरे को बेचने नहीं दे रहे। लेकिन आप एक उत्तराखंड के गांव में रहने वाला व्यक्ति जो बिल्कुल गरीब है, जिसके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है, और वो बिल्कुल जमीन बेच के उसे छुटकारा पाना चाहता है, शहर आना चाहता है, और आप कह रहे हो कि नहीं भाई तेरे को हम जमीन नहीं बेचने देंगे। तो इसका मतलब आप 3,000 समझ रहे हो ना, तो आप अपने भी अप्लाई कीजिए वो। तीसरी बात, आपका ये देखा होगा हमने 4,000 गांव लगभग बता दिया सरकार खाली हो गए, तो उन्होंने तो अपनी जमीन किसी को नहीं बेची, तब भी तो वो खाली हो ही गए, तब भी तो वो जमीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में चली ही गई। तो इसका मतलब सबसे जरूरी है लोगों को बचाना। हम पर्यावरणविद जो सबसे बड़ी समस्या करते हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं पर्यावरण को बचाओ, लोग मर जाए तो मर जाए। उसी तरीके से उत्तराखंडी लोग भी सोच रहे हैं कि भाई उत्तराखंड की जमीन कोई ना खरीदे, भले ही लोग मर जाए, हमें लोगों की चिंता नहीं है, हमें जमीन की चिंता है। जबकि लोकतंत्र में पहले लोगों की चिंता होनी चाहिए। अगर लोगों को, पहाड़ के लोगों को रोजगार नहीं मिला, तो अगर जमीन आपने बचा भी ली तो भी वो लोग पलायन करके गांव छोड़ के शहर जाएंगे, और वो जमीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वैसे भी हो जाएंगे। तो सबसे जरूरी यह है कि भू कानून से भी जरूरी यह है भूख पर कानून। जब तक आप भूख पर कानून नहीं लाओगे, भू कानून का कोई फायदा नहीं। तो इसलिए लड़ाई ये सबसे केंद्र बिंदु ये होना चाहिए कि ऐसा कौन सा भू कानून है जिससे पहाड़ में रह रहे व्यक्ति को रोजगार मिले, उसको भूख के कारण, गरीबी के कारण शहर ना जाना पड़े। हाँ, ये हो सकता है पढ़ लिख गया, बहुत अच्छी एजुकेशन हो गई, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, तब वो शहर जाके नौकरी कर रहा है, अलग बात है। लेकिन किसी को मजबूरी के कारण, भूख के कारण, गरीबी के कारण अपना गांव ना छोड़ना पड़े, और ऐसा छोड़ना पड़े कि वो लौट के ना आ पाए। 4,000 गांव ऐसे हो गए हैं, ऐसा छोड़ दिया कि वो लौट के कभी नहीं आ पाएंगे। इतना मजबूर, गरीब और इतना भुखमरी ना हो कभी भी। इसलिए आपको ऐसा भू कानून चाहिए जो भूख पर भी कानून लाए, जो लोगों को भूखे रहने में मजबूर ना होना पड़े। जो आपने सोनम वांगचुक जी की भी बात करी, और लद्दाख का भी है और उत्तराखंड का भी यही एक ही तरह से वही कहना है कि हम दोनों राज्य, और वहाँ पे भी बात उठती है, अंतर्राज्यीय सीमा भी शेयर करते हैं दूसरे प्रदेशी देशों से। और जब पलायन से बॉर्डर के गांव, जब बिल्कुल बॉर्डर के गांव खाली हो जाते हैं, तो देश की सुरक्षा पे भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कोई भी आ जा सकता है और देश की सुरक्षा में इससे बहुत बड़े सवाल खड़ा होते हैं। तो इसी में पूछना चाहूंगा, फिफ्थ शेड्यूल की बात कर रहे हैं, तो प्लीज हम फिफ्थ शेड्यूल के बारे में बताएं, इससे आपका क्या मतलब है? सबसे पहले बात, मेजर बात ये है कि जो हम कहते हैं कि हमें फिफ्थ शेड्यूल दो, तो हम ये नहीं कह रहे कि हमें फिफ्थ शेड्यूल दो, हम ये कह रहे हैं पहाड़ में 1972 तक संविधान की 5वीं अनुसूची लागू थी, और वो भी हम नहीं कह रहे, भारत सरकार के डॉक्यूमेंट कह रहे हैं। अब ये सबसे बड़ी बात ये है कि भारत में 5वीं या 6ठी अनुसूची आई कैसे, उसके 2-3 पैमाने, या फिर किसी लोगों को ट्राइब का दर्जा कैसे मिला, उसका 2-3 पैमाने हैं। भारत सरकार ने 1950 में जो करा, सबसे पहले उन्होंने कहा कि वो इलाके जहाँ पे ट्राइबल लोग रहते थे, उन इलाकों को हम 5वीं या 6ठी अनुसूची में डाल देंगे, और उन इलाकों को हम लोगों को ट्राइबल घोषित कर देंगे। पहला पैमाना था वो इलाके जहाँ पे शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 लगा हुआ था, तो वो पहाड़ में भी लगा हुआ था। उस समय इसको कुमाऊं कमिश्नरी के नाम से जाना जाता था। दूसरी बात, 1921 में 1917 में साइमन कमीशन आया, और 1921 में नॉन रेगुलेट एरिया घोषित हुए। नॉन रेगुलेट एरिया वो इलाके थे जहां पर पुलिस नहीं होती थी और कोर्ट नहीं होता था, और पहाड़ में आपने देखा होगा आज ही पुलिस नहीं होती। अगर पुलिस और कोर्ट नहीं है, इसका मतलब ये इलाके ऐसे थे जो कि अपने नियम कानून के अनुसार चीजें चला सकते थे, मतलब सरकार बहुत ज्यादा नियम कानून इधर नहीं डालती। तीसरा, 1935 में बहिष्कृत क्षेत्र की लिस्ट निकली, जिसमें बताया गया कौन कौन से इलाके बहिष्कृत क्षेत्र हैं। उसमें 2 कैटेगरी थी, एक थी बहिष्कृत क्षेत्र, एक था आंशिक बहिष्कृत क्षेत्र। उसमें पहाड़, उत्तराखंड का पहाड़ पर्वतीय क्षेत्र भी था। और सबसे मजेदार बात क्या है कि ये जो डॉक्यूमेंट है, ये सिर्फ भारत सरकार ही कहती है, हम नहीं कह रहे, भारत सरकार के खुद के डॉक्यूमेंट में है।
और मजेदार बात है, यूके पार्लियामेंट है, जो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, उसकी भी एक वेबसाइट है, उसमें आज भी एक डॉक्यूमेंट है कि कौन कौन से इलाके उन्होंने छठी अनुसूची में रखे थे। तो उस समय पहाड़ का इलाका, आपको बड़ी हैरानी होगी कि हम 5वीं अनुसूची में नहीं, हम लोग छठी अनुसूची में थे उस समय, हम पूर्ण बहिष्कृत क्षेत्र में थे। तो पूर्ण बहिष्कृत क्षेत्र का मतलब है कि अंग्रेजों के बहुत सारे कानून हमारे यहाँ लागू नहीं होते थे, और बहुत सारे जंगलों पे हमारे अधिकार थे। आपको एक उदाहरण बताता हूँ, हमारे गांवों में पुराने जो घर हैं वो सब छत जो है उसकी लकड़ी की बनी हुई है। अधिकतर घरों में लकड़ी वाला काम हो रखा है, अधिकतर घरों में है लकड़ी से बने हुए घर हैं। तो उस समय जंगल से लकड़ी काट के घर बनाने का हमारे अधिकार था, आज नहीं है। तो उस समय लिस्ट निकालने का अधिकार, तो बहुत सारी जो चीजें थी, हमारे पास रोजगार के साधन थे। तो इसलिए हम कोई नया कानून नहीं मांग रहे, हम जो कह रहे हैं जो 1972 का हमारे पास जो कानून था वो हमें वापस दो। और ये इसलिए भी हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और भारत की सरकार भी ये मानती है कि पूरे हिमालय को सुरक्षित रखने के लिए आपको पूरे हिमालय में एक नीति बनानी पड़ेगी। और वो एक नीति कैसे होगी, जब पूरे हिमालय के लोगों को ट्राइब का दर्जा मिले। अब आप देखिए, सिक्किम हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, आपका लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, 12 हिमालय राज्य हैं देश में, राज्य या केंद्र शासित राज्य मान लीजिए, उसमें से उत्तराखंड ही है जो रह गया। बाकी सबको ट्राइब का दर्जा मिल चुका, सबको छठी अनुसूची या 5वीं अनुसूची मिल चुकी है। और एक मजेदार बात, देश में हिमालय राज्यों में हिंदू लोगों को ट्राइब का दर्जा मिल चुका है, मुस्लिम लोगों को मिल चुका है, बौद्ध लोगों को मिल चुका है, क्रिश्चियन लोगों को मिल चुका है, लेकिन पहाड़ी लोगों को नहीं, उत्तराखंड के पहाड़ी लोगों को नहीं मिला। इवन सिख लोगों को ट्राइब का दर्जा मिल चुका है हिमालय में। अभी कश्मीर में जो सिख समुदाय थे, कुछ लोग जो पहाड़ी सिख समुदाय थे, उनको ट्राइब का दर्जा मिला। तो उसके अलावा हिंदी बोलने वालों को ट्राइब का दर्जा मिल गया, अंग्रेजी बोलने वालों को मिल गया, उर्दू बोलने वालों को मिल गया, लेकिन गढ़वाली कुमाऊनी बोलने वालों लोगों को ट्राइब का दर्जा नहीं मिला। तो ये भेदभाव हम हमारे साथ क्यों हो रहा है? जब आप सबको ही दे रहे हो तो हमने क्या बिगाड़ा? और हम तो वो मांग रहे जो हमारे पास था, ऐसा तो है नहीं कोई हम नया कानून मान रहे। और 5th शेड्यूल आने से क्या होगा? सबसे पहले बात, 100% भू कानून, मतलब नदी जंगल में भी आपका अधिकार। अधिकार का मतलब यह है कि नदी में से जो रेत निकलती है, जो कंकड़ निकलते हैं, उसका ठेका किसी कंपनी को नहीं मिलेगा, उसका ठेका पहाड़ के लोगों को ही मिलेगा। जैसे जौनसार चली जाइए, आज भी वहां के लोगों को रेत का ठेका या बहुत सारी जो ठेका मिलता है, जबकि वहां 5वीं अनुसूची नहीं है, सिर्फ ट्राइब का दर्जा है, उनके पास आधी पावर है। दूसरी बात, उनको जंगल में अधिकार मिलेगा। जंगल में अधिकार का मतलब जंगल से रोजगार करने का अधिकार। जैसे उधर बांस काटने का अधिकार होगा, उनको लीसू निकालने का अधिकार होगा। लीसू की जो कीमत है वो 30 रुपए किलो के आसपास है, बांस की कीमत 20 रुपए किलो के आसपास है। भाई एक व्यक्ति पहाड़ का बंदा जंगल में गया, एक दिन में 20 किलो लीसू निकाल के लिया आएगा, तो 600 रुपये उसने कमा लिए। एक व्यक्ति 20 रुपए किलो आपका बांस बिकता है, तो अगर वो गया और मान लो उसने 30 किलो बांस लिया है, तो 600 रुपये हो गया इसके। 600 रुपये बहुत है। मतलब जो जनरली लोग बोलते हैं कि अगर 10,000 रुपये महीना भी हम बचे हमारे पास रहे तो हम जंगल देश अपना राज्य छोड़ के नहीं जाए। तो उस हिसाब से तो हमने लगाया कि 18, 19, 20,000 रुपये कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। और इससे खाली पहाड़ों को फायदा नहीं है, इससे देश को भी फायदा है। कैसे? भाई आपके घर में फर्नीचर बना हुआ है, अब जो फर्नीचर बना हुआ लकड़ी से तो बना है, आपके घर में जो फर्नीचर बना वो बड़ी मजेदार बात है। 100 किलो अगर पेड़ कटता है तो सिर्फ 10 किलो से ही फर्नीचर बनता है, 90% वेस्ट हो जाता है। अभी होता क्या है, आप 100 किलो पेड़ काटते हो, उसे मैदान में लाते हो, फिर मैदान में फर्नीचर बनाते हो, और फिर पहाड़ वाला उसको खरीदता है। लेकिन अगर वो फर्नीचर बना हुआ ही पहाड़ से मैदान में आए तो कॉस्टिंग कम हो गई। एक तो 90% देखभाल में लोग धोना नहीं पड़ेगा, दूसरा जब शहरों में आता है 90% तो वो कचरा होता है। लेकिन अगर वो पहाड़ में ही वेस्ट हो तो वो खाद बनेगा। तो जो ये वेस्टेज है, ट्रांसपोर्टेशन है, लकड़ी की जो लकड़ी से बने हुए जो सामान है, उसकी कीमत में कम से कम 20% की कमी आएगी, पूरे देश को फायदा होगा। कि एक बार पहले भी ऐसी कोशिश की गई है। 31 अगस्त 1994 को जो उत्तराखंड आंदोलन संचालन समिति थी, उन्होंने तब के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा को लिखा था कि 27% जो रिजर्वेशन है, ओबीसी का आरक्षण जो है, उसमें उत्तराखंड के लोगों को शामिल किया जाए। और उसी समय एक रिट पिटीशन भी डाली गई थी, पीआईएल डाली गई थी, जगदीश नेगी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी कहा गया जिसको, जिसमें जजमेंट आया था 21 अगस्त 97 को। तो जज मजूमदार और डीपी वधवा ने उस समय जो फैसला दिया था,
ट्राइब स्टेटस की टेक्निकलिटी की अगर हम बात करें, तो उन्होंने कहा था कि, हालांकि उन्होंने माना था, कोर्ट ने माना था कि हिली एरियाज के लोग, पहाड़ों के लोग बैकवर्ड हैं, पर 1974 के हिसाब से उन्हें बहुत बैकवर्ड का दर्जा दिया भी गया था। और उस समय मेडिकल कॉलेजेस में हमें आरक्षण भी था, एग्रीकल्चर कॉलेजेस में नहीं था। पर कोर्ट ने ये देखा कि सिर्फ इस आधार पे कि 1974 में बैकवर्ड थे, हम हमेशा के लिए उनको बैकवर्ड नहीं मान सकते हैं। समय समय पे इसका रिव्यू किया जाना चाहिए, और आज की परिस्थिति क्या है उसके अनुसार जज किया जाएगा कि आप पहाड़ी लोगों को आरक्षण दे सकते हैं, ओबीसी का दर्जा दे सकते हैं, ट्राइब्स का दर्जा दे सकते हैं कि नहीं। तो तब से, जब आप ये ट्राइब्स की टेक्निकलिटी की बात हो रही, तो तब से 94 से आपको क्या लगता है अब तक क्या बदला है, हम किस तरह से ट्राइब की मांग अब कर सकते हैं, उठा सकते हैं, सरकार को दे सकते हैं? एक तो जो 95 का जो जजमेंट आया था, ये अगस्त 95 में जजमेंट आया था। 97 और में। उसमें ये था, इससे पहले 6% आरक्षण उत्तराखंड के लोगों को एजुकेशन सिस्टम में था, और 3% आरक्षण नौकरियों में था, जो आपका बॉर्डर के जो इलाके थे उनमें 3% रिजर्वेशन। वो इसलिए हटा कि कोर्ट का ये कहना था कि एक राज्य में दो आरक्षण नहीं लागू हो सकते, क्योंकि आप 27% आरक्षण ओबीसी को दे रहे हो सामाजिक और आर्थिक आधार पर पिछड़े होने के कारण, और यही 6% आरक्षण आप पहाड़ के लोगों को भी दे रहे हो, तो एक राज्य में दो कानून नहीं हो सकते। तो कितनी मजेदार बात है कि हम लोग जो गरीब और पिछड़े थे उनसे 6%, मतलब 95 तक ऐसा रहा कि बहुत सारे लोगों को, कुछ को एससी का दर्जा मिलता था, कुछ को ट्राइब का दर्जा मिलता था, और हमको 6% रिजर्वेशन था। अब कुछ लोगों को 27% ओबीसी रिजर्वेशन जिनको नहीं मिलता था उनको दिया गया और हमसे छीना गया। ठीक है, जबकि हमारी जो स्थिति थी वो समय के साथ साथ और खराब होती जा रही है। और यही हैरानी की बात है कि ये जो घटना हमसे जो रिजर्वेशन छीना वो 95 के आसपास छीना, जबकि 94 में आंदोलन बिल्कुल पीक पे था। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका आंदोलन पीक पर है भी, तो भी अगर आपको बारीकियों पे नजर नहीं रख रहे हो, और उस समय अगर ये आंदोलन ये भी होता जैसे आपने बताया कि 27% रिजर्वेशन मांगने के लिए था, इवन इंद्रमणि बडोनी जी ने 1994 में भूख हड़ताल में बैठे थे कि हमें 27% आरक्षण दो। तो लेकिन वो, हाँ, लेकिन क्या हुआ, पूरे देश में हमेशा एक बात कहते हैं हम लोग कि उस विचार को कोई नहीं रोक सकता जिसका समय आ चुका है। तो पूरे देश में ओबीसी का समय आ चुका था, ये सबको पता चल गया था। तो पूरे देश में जो लोग हैं ओबीसी रिजर्वेशन मांग रहे थे, और पहाड़ ओबीसी का विरोध कर रहा था। अब हुआ क्या, ओबीसी रिजर्वेशन तो आया ही आया, जब वो आ ही गया तो लागू हो ही गया। एक और बात मैं बताता हूँ, अभी एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन अगर मिला दो और ईडब्ल्यूएस का भी रिजर्वेशन मिला दो तो 60% है अभी देश में। और अगले, लिख के ले लीजिए, अगले 2 या 3 सालों में किसी की भी गवर्नमेंट हो, ये रिजर्वेशन एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन 20% और बढ़ेगा, बढ़ना ही बढ़ना, से कोई ताकत नहीं रोक सकती। आजकल तो तो अगर मुद्दा अभी भी है 60%, जी वो होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद जब रिजर्वेशन 80% हो जाएगा तब क्या करोगे? और अभी भी लोग अगर इसी मानसिकता में रहे कि हमें रिजर्वेशन का विरोध करना है, तो वही होगा कि हम लोग, रिजर्वेशन हमको मिल सकता था, लेकिन हमने रिजर्वेशन मांगने की जगह रिजर्वेशन का विरोध करा, तो हम 80% सीटों से बैली बाहर हो गए। तो वो गलती जो हमारी उस समय दोहराई वो ना दोहराई, इसलिए मांग उठी। अच्छा, आपने कहा कि ट्राइब क्या अब मिल सकता है क्या? तो सबसे मजेदार बात क्या है कि कोई बंदा दिल्ली में बैठा होता है ट्राइब से, मैं और ये वो मान कहता रहा है हूँ कि कि हम ट्राइब से मैं मान रहा हूँ कि हम गढ़वाली कुमाऊनी लोगों की बात करें, क्योंकि जौनसारी लोगों को ऑलरेडी मिला हुआ है। तो मैं जब हम, अच्छा, मजेदार बात क्या है कि कोई बंदा दिल्ली में बैठा होता है या मुंबई में बैठा होता है या देहरादून में बैठा होता है, और वो कहता है कि मैंने तो तरक्की कर ली, अब ट्राइब मिल सकता है क्या? तो भाई, पहली बात तो जो हम ट्राइब मांग रहे हैं, जो पहाड़ में जो पहाड़ी रह रहा है उसके लिए मांग रहे हैं। एक बात, पहाड़ में आपने देखा होगा अभी की जो स्थिति है, जैसे मैंने पहले बताया, 90% लोग ऐसे हैं जो भूमिहीन किसान है। एक बात। दूसरी, पहाड़ में जो लोग रह गए हैं वो आपको ही पता होगा, वो गेहूं चावल जो फ्री में मिल रहा है वो। दूसरा, मनरेगा, मनरेगा में काम करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के कोई गांव ऐसा नहीं जहाँ पे 50% लोग मनरेगा में काम ना करते हो। मनरेगा में काम करने का मतलब आप समझिए, भारत सरकार ये मानती है वो लोग जिनको अगर मनरेगा में 100 दिन का काम नहीं दिया गया तो भूख से मर जाएंगे, वो ऐसे लोगों को मनरेगा में काम दिया जाता है। अगर आज पहाड़ में ये हालत है कि 50% लोग
वो सरकार 100 दिन का रोजगार नहीं देगी तो भूख से मर जाएंगे। अगर उनको राशन नहीं दिया तो भूख से मर जाएंगे। उनको जो भूमिहीन किसान की जो पेंशन वो आती है 6,000 रुपये साल का आता है, वो नहीं दिया तो उनकी क्या हालत होगी। पहाड़ में आज भी कई गांव ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए 1-1 घंटे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे पैदल जाना पड़ता है। पहाड़ में आज भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जो अगर महिला ने बच्चा जन्म देना है तो उसके बाद अस्पताल नहीं है। आज भी ऐसे अस्पताल हैं, जैसे भारत उत्तराखंड के तो सारे ही पहाड़ के जो अस्पताल है वो रेफर अस्पताल बोले जाते हैं, कि दुनिया के पहले डॉक्टर ऐसे हैं, पहला अस्पताल ऐसे है जो मरीज को हाथ लगाए बिना ही रेफर कर देता है। जैसे आप जाओगे वो मरीज को हाथ भी नहीं लगाएगा, पहले रेफर कर देगा देहरादून। तो ऐसी स्थिति जहाँ पे लोगों को मनरेगा के तहत, मनरेगा के बिना काम नहीं चल रहा है, ऐसे इलाके जहाँ पे अस्पताल के बिना लोग मर रहे हैं, ऐसे इलाके जहाँ पे आपने देखा होगा जैसे जानवर को लटकाया जाता है ना, जानवर को पहले जमाने में जानवर को पैर बांध, अभी भी होता पैर बांध के उसको ऐसे लटका के ले जाते हैं, उसी तरीके से पहाड़ में जब कोई बंदा बीमार पड़ जाता है तो उसको ऐसी डोली में लटका के ले जाते हैं कि भाई दो जो अस्पताल है वो अस्पताल छोड़ो, उधर एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती, तो 3-3 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर ऐसे जानवरों की तरह लटका के ले जाते हैं। पहाड़ों की समस्या देखिए गंभीर समस्या है, और ये इसमें ये किसी से छुपी नहीं है। सबके रोज हम सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, वैसे भी देखते हैं, पहाड़ जाके तो देखते ही हैं क्या हाल हो रखा है। पर एक सवाल ये भी होता है कि हम कोई प्रस्ताव लेके जाएं तो प्रस्ताव कितना सही है, कितनी वास्तविकता है, सरकार के पास जाएं तो उसमें भी एक चीज होती है। तो मैं इसी बात पे एक और कहूंगा, जो मैंने बैकवर्ड क्लास पे एक जो हमारा हुआ था शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात हुई थी, इसमें एक कर्नाटका का 3rd बैकवर्ड क्लास कमीशन आया था, जिसको जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी ने हेड किया था। उन्होंने 4 पैरामीटर दिए थे किसी भी कम्युनिटी या कास्ट को ट्राइब्स में डालने के लिए। तो पहला पैरामीटर था उनका कि कास्ट और कम्युनिटी का जो कंपैरिजन है पॉवर्टी का, वो स्टेट के एवरेज से होना चाहिए। स्टेट का जो एवरेज है उसके हिसाब से उस कास्ट और कम्युनिटी का क्या है। दूसरा उनका पैरामीटर था कि जो एवरेज स्टूडेंट है उस कास्ट और कम्युनिटी के, इतने स्टूडेंट स्टेट के एवरेज से 10वीं पास कर रहे हैं, क्योंकि 10वीं पढ़ाई का पहला सीजन होता है उसके निकलने के लिए, उसके बाद पढ़ाई से निकल जाते हैं। तीसरा उनका पैरामीटर था कि हायर एजुकेशन, मेडिकल, इंजीनियरिंग, प्रोफेशनल कोर्सेज या MBA या पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने स्टूडेंट उस कास्ट और कम्युनिटी के। और चौथा उनका उस कास्ट और कम्युनिटी के कितने लोग गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और जिला पंचायत सदस्यों में है। तो मैं यही पूछना चाह रहा आपकी आवाज कम आ रही है। बैकवर्ड पैरामीटर्स पे आपके हिसाब से अगर आपने स्टडी किया होगा तो हम कितना फिट हो पाते हैं, अगर हम ये बताइए, ये कोर्ट का ऑर्डर बता रहे हैं क्या आप? नहीं, ये 3rd कमीशन आया था कर्नाटका का, 3rd बैकवर्ड कमीशन, उसमें रिकमेंडेशन दी गई। एक्चुअली जब भारत सरकार चलती है, लोकल कमेटी आई थी 1965 में फॉर्म हुई थी, लोकल कमेटी, और लोकल कमेटी ने क्राइटेरिया करे थे कि किसको ट्राइब घोषित किया जा सकता है। तो उसके जो पैमाने थे, पहला पैमाना था कि वो इलाके जो भौगोलिक स्थिति से बहुत अलग है, तो जो पहाड़ है वो मैदान से भौगोलिक स्थिति से बहुत अलग है। दूसरा उसका पैमाना था जिनकी धार्मिक मान्यताएं अलग हैं। तो देखिए हम भले ही हिंदू हैं, लेकिन हमारी धार्मिक मान्यताएं मैदानी इलाकों से बहुत डिफरेंट है। जैसे हमारे में जागर लगता है, तो मैदानी इलाकों में 2 तरह के धर्म होते हैं। एक होता है जैसे आपका आदि शंकराचार्य का अद्वैतवाद सिद्धांत है हम ब्रह्मास्मि, कि ईश्वर मेरे अंदर ही है। दूसरा होता है द्वैतवाद सिद्धांत, जैसे वैष्णव संप्रदाय में होता है कि एक ईश्वर है और एक मनुष्य है, मनुष्य ईश्वर की पूजा कर रहा है। उत्तराखंड में तीसरा सिद्धांत है। तीसरा सिद्धांत कैसे है कि एक व्यक्ति, मतलब कुछ लोग जागर लगाते हैं और एक व्यक्ति के अंदर ईश्वर प्रकट होता है और वो ईश्वर लोगों से बात करता है। तो ये तीसरा सिद्धांत है। ना तो इसे द्वैतवाद में रख सकते हैं, ना इसे अद्वैतवाद में रख सकते हैं। तो ये जो तरीका है हमारी पूजा पद्धति का, ये मैदानी इलाकों में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ ट्राइबल इलाकों में ही मिलेगा। दूसरी बात, ऐसा कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसके पूर्वज उस पर ना आते। किसी पे जब भी पूजा होती है, किसी पे दादा आ रहे हैं, किसी पे दादी आ रही है, किसी पे माता ही प्रकट हो रही है, अपनी खुद की माता। तो ये जो परंपरा है ये आदिवासी की, जैसे लैटिन अमेरिका के एक राइटर, बड़े मशहूर राइटर, कहते हैं कि आदिवासी समाज की खास बात है कि इनके आसपास के जो लोग हैं वही इनके संबंध नहीं होता, इनके पूर्वजों से भी इनका संबंध होता है, रिश्ता होता है। और यही कारण है कि हम कोई पूजा करते हैं
तो हमारे पूर्वज प्रकट होते ही होते हैं। तो ये आदिवासी की पहचान है। तो संस्कृति के अनुसार हम अलग है। तीसरी, हमारी जो भाषा है वो भाषा अलग है। कई लोग जो विद्वान हैं वो गुलाम मानसिकता के कारण ये क्लेम करते हैं कि हमारी भाषा संस्कृत से निकली, ऐसा नहीं है। कई लोग बोलते हैं हिंदी से निकली, ऐसा नहीं है, क्योंकि हिंदी में किसी भाषा को बोलने के लिए कम शब्द हैं। जैसे गंध के लिए एक शब्द है, तो पहाड़ी भाषा में गंध के लिए कई शब्द हैं। तो जब पहाड़ी भाषा में ज्यादा शब्द है तो हिंदी से कैसे निकली है? पहाड़ी की जो भाषा है वो खसकुरा एक भाषा है, उससे निकली हुई भाषा है। और जो खस होते थे वो जनजाति होते थे। जी। तो हमारी संस्कृति अलग है, भाषा अलग है। तीसरा एक पैमाना है कि वो लोग जो कि जंगलों के आसपास रहते हैं। इवन अभी भी आप देखोगे कि आदिवासी किसको कहते हैं? वो लोग जो पहाड़ों में रहते हैं, या वो लोग जो जंगलों में रहते हैं, या वो लोग जो समुदाय के रूप में रहते हैं। तो समुदाय के रूप में रहने का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी, मान लो पौड़ी के जिले के किसी गांव में चले गए, तो उधर उधर पौड़ी का छोड़ो, मतलब उत्तराखंड का तो छोड़ो, टिहरी का बंदा मिलना मुश्किल होगा। मतलब उधर पौड़ी में वही लोग, उस गांव में वही लोग रह रहे होंगे। मैं शहर की बात नहीं कर रहा, गांव प्रॉपर गांव की बात कर रहा हूँ, तो ठेठ गाँव। उसमें वो लोग होंगे जो कई सालों से, 500 700 1000 सालों से वहीं रह रहे होंगे। कोई बंदा बाहर से वहां आके बसा नहीं है। ये होता समुदाय के रूप में। तो हम तीनों क्राइटेरिया फुलफिल बैठते हैं। और मजेदार बात क्या है, यूपी में अभी 15 जातियों को ट्राइब का दर्जा मिला है, जबकि वो 15 जातियां ना तो जंगलों में रहती हैं, ना वो जातियां पहाड़ों में रहती हैं, ना वो जातियां समुदाय के रूप में रहती है। मतलब उसमें ऐसा है कि 4 घर, 2 घर, मतलब एक गांव में दो लोग रहते हैं, एक गांव में 5 लोग रहते हैं, समुदाय के रूप में भी नहीं रहते, और उनको भी ट्राइब का दर्जा मिल गया। तो जो भी लोकल कमेटी के क्राइटेरिया हैं उस पर हम सब फिट बैठते हैं। और उसमें एक क्राइटेरिया और होता है, जब भी हम फाइल लगाते हैं, कि हमें ये बताना पड़ता है कि हम लोग किस जनजाति से बिलोंग करते थे पहले। तो फिर हमारे पास सीधा क्राइटेरिया है कि जो खस सभ्यता थी, हम उत्तराखंड के 90% लोग खस जनजाति से बिलोंग करते हैं। और ये सारे इतिहासकार लेखक कह रहे हैं, उत्तराखंड सरकार की किताबें कह रही हैं। इवन आखिरी जातिगत जनगणना 1931 में हुई, उसके बाद कोई जातिगत जनगणना भारत में नहीं हुई। उसके अनुसार भी पहाड़ में 80% लोग खस जनजाति के थे। वो सारे, इवन 1994 में जो ओबीसी रिजर्वेशन मिला, वो भी 1931 की जनगणना के कारण लोगों को मिला था। तो इसीलिए हम 1931 की जनगणना के आधार पे भी ये मांग रहे हैं कि हमें ट्राइब मिलना चाहिए, क्योंकि जो लोकल कमेटी के जो क्राइटेरिया है वो हम सारे फुलफिल कर रहे हैं। और एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ, पहाड़ के लोग चाहते क्या है? बिल्कुल भीतर में जाए तो पहाड़ के लोग अपनी एक अलग दुनिया बसाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कोई हमें परेशान ना करे, हम स्वतंत्र आजादी। भाई हम कभी मुगलों के गुलाम नहीं रहे, पूरे देश भारत में मुगलों के गुलाम रहे, पूरा भारत मुगलों का गुलाम रहा, पहाड़ कभी मुगलों का गुलाम नहीं रहा। पहाड़ अंग्रेजों का भी पूरी तरह गुलाम नहीं रहा। इवन आपने देखा होगा जो मैदानी इलाकों में जो अंग्रेजों का दमन था वो पहाड़ में कभी नहीं रहा। हम लोग तभी आजादी से जा रहे थे। मतलब अंग्रेज लोग खाली इतना करते थे कि हम टैक्स वसूलते थे, उसके अलावा हमारे लोग हमारे इलाकों में इंटरफेरेंस नहीं करते थे, हमारे जंगल में इंटरफेरेंस नहीं करते थे। तो हम हमेशा स्वतंत्र रहे हैं, तो वैसे स्वतंत्र से हम रहना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे जंगल में कोई टेका टप नहीं करे हम। अब वो हुआ कैसे? पहले हम कहते थे कि हमारे फैसले लखनऊ से लिए जा रहे हैं, अब हम कह रहे हैं हमारे फैसले देहरादून से लिए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम चाहते क्या थे? हम चाहते थे हम अपना फैसला खुद लें। वो कैसे होगा कि जब 5th शेड्यूल लग जाता है तो एक बनती है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनती है, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज मिलती है। तो अगर एक जिले में, एक ब्लॉक में वो कमेटी बन गई, तो उसमें क्या होगा? जैसे मान लो पौड़ी में वो कमेटी बन गई, तो उसमें 20 लोग होंगे। उस 20 लोग के 2/3 से जो सदस्य होंगे वो जनजातीय ही होने चाहिए, मतलब गढ़वाली कुमाऊनी ही होंगे। तो वो फैसले मिलके अपने खुद ले पाएंगे। वो एक पैरेलल गवर्नमेंट होगी, और दिल्ली में बैठा हुआ प्रधानमंत्री या देहरादून में बैठा हुआ मुख्यमंत्री कोई फैसला ले भी ले, तो जब तक हमारी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल उसको पास नहीं करेगी वो नियम लागू नहीं हो सकता, जैसे लाहौल स्पीति में। तो वही तो हम चाहते हैं। अभी मुख्यमंत्री को कुछ भी आता, कोई भी नियम भी आता है। अभी देखा होगा यूसीसी आया तो पूरे उत्तराखंड में लागू हो गया, ट्राइबल इलाकों में लागू नहीं हुआ। इवन आपने देखा होगा पूरे हिमाचल, अभी अटल टनल बनी, अटल टनल हिमाचल की साइड भी बनी, लेकिन वो लाहौल स्पीति में नहीं बनी, क्योंकि लाहौल स्पीति में 5th शेड्यूल लगा हुआ है। तो अगर मैं कह रहा हूं बाहर का व्यक्ति तो छोड़ो, अगर सरकार भी हमारे इलाके में जंगल में घुसना चाहेगी तो हमारी परमिशन के बिना नहीं घुस सकती। कोई अगर बांध बनना है तो उसको परमिशन गांव के लोग देंगे, ये नहीं कि सरकार चाहेगी बांध बनने का तो बन जाएगा। तो जो हम अपना शासन चाहते थे, स्वशासन चाहते थे, स्वराज चाहते थे, वो 5th शेड्यूल से ही आएगा और कोई तरीका नहीं है। जी नहीं।
जैसे 24 साल से तो हम चाह रहे हैं, जो उत्तराखंड का सपना देखा था वो तो मिल नहीं पाया। उम्मीद करते हैं कि आगे लड़ाई अभी भी करनी पड़ेगी, जारी रहे और वो उत्तराखंड हमें मिले। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस काम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।